ठीक है, देखो तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब एक ऐसा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट रहता है, हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये हमेशा लगता है प्रिंसिपल के ऊपर। और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है, ये इसलिए चेंज होता है क्योंकि ये हमेशा लगता है अमाउंट के ऊपर। तो अमाउंट क्या चीज है, प्रिंसिपल क्या चीज है, उसको डिस्कस करते हैं। देखो जैसे आपने मान के चलो 100 रुपए किसी से उधार लिए, किसी से बोरो किए या किसी को लेंट किए, तो इस पैसे को बोला जाता है प्रिंसिपल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा कि इस प्रिंसिपल के ऊपर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे मान के चलो कि 100 रुपए के ऊपर अगर आपने फॉर एग्जांपल 10% के रेट से पैसा लिया है, तो इसका मतलब पहले साल में आपको 10% जो है पे करने पड़ेंगे, किसके, 100 रुपए के। अगर आप 100 रुपए के 10% पे करोगे तो हम पे करने वाले हैं 10 रुपए पहले साल। अगर तुम पहले साल ये 10 रुपए नहीं पे कर पाए या पूरा पैसा नहीं पे कर पाए, तो तुमको दूसरे साल जो है, ठीक है, दूसरे साल जो है तुमको और जो है क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए के ऊपर 10% पे करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं और 10 रुपए। अगर हम तीसरे साल की बात करें, थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में भी जो है तुमको सेम 100 रुपए के ऊपर और 10% मतलब और 10 रुपए पे करने पड़ेंगे। आवाज वगैरह आ रहा है सब कुछ? हाँ, तो वो पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आप पेमेंट कर रहे हो हर साल 10-10 रुपए का, तो ये पेमेंट देखो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ये पेमेंट इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि हर बार जो ले रहे हैं हम परसेंटेज वाले, जो हर बार जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो कहाँ से ले रहे हैं, 100 रुपए का ले रहे हैं। अगर हम हर बार 100 रुपए का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, 100 रुपए का ही हर बार 10% लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर बार वैल्यू क्या आएगी, कॉमन आएगी। और हम 100 रुपए का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही लिया जाता है। जिस पैसे को आपने किसी से उधार लिया है, उसी पैसे पे अगर आप हर साल इंटरेस्ट पे करते हो, तो उसे बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। अब इसमें जो है ना, हमने थोड़ा सा बहुत मॉडिफिकेशन करके हमने फॉर्मूला बनाया था। तो फॉर्मूला ये है सिंपल इंटरेस्ट का कि ऐसा इज इक्वल टू होता है पी आर टी बटे 100, ठीक है। ऐसा इज इक्वल टू होता है पी आर टी बटे 100। इसमें पी क्या है, तो इसमें पी है प्रिंसिपल, ठीक है। आर मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी मतलब क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे फॉर्मूले में आती है। अब इस फॉर्मूले में अगर आप देख रहे हो प्रिंसिपल पी की तरफ, तो पी जो है ये प्रिंसिपल है। अब किसी से पैसा उधार लेना या किसी को देना, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल ये चीज जो है हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि तुम किसी से पैसा उधार लो या किसी को पैसा उधार दो, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, कभी चेंज थोड़ी ना होने वाला है। किसी से अगर तुमने 10,000 रुपए लिए तो वो हो गया कांस्टेंट। तो इसलिए प्रिंसिपल ये चीज कांस्टेंट है। अगर प्रिंसिपल कांस्टेंट है तो सिंपल इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट और टाइम से। मतलब रेट और टाइम अगर तुम चेंज करते हो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज होता है। जैसे मान के चलो कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए जो है किसी से उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले साल 10% का, अब दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% का, और तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% का। अब तुम पहले साल कितना पे करोगे, 10 रुपए। दूसरे साल कितना पे करोगे, 12% के हिसाब से 12 रुपए। तीसरे साल कितना पे करोगे, 15% के हिसाब से 15 रुपए। मतलब हर साल तुमने देखो अलग अलग जो है इंटरेस्ट पे किया। ये इसलिए किया क्योंकि रेट जो है चेंज है, तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट पे। रेट के साथ साथ जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट है। जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, सॉरी, वैसे वैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कंसेप्ट है, ठीक है। इस पूरे कंसेप्ट से हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि एसआई परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो आरटी परसेंटेज की वैल्यू होती है। अब ये कैसे निकाला, क्या निकाला, मैं कल के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो बोर हो जाएंगे बाकी बच्चे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करते समय याद रखिए कि प्रिंसिपल जो है हमेशा 100% दिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, जल्दी बोलो। जो ऑप्शन थे उनके लिए था ये बस थोड़ा सा, अगर को कुछ नहीं समझता है सवाल, और ऑप्शन मत रहा करो, ठीक है। जब पता लगता है कि नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट डे है, तो गलती से ऑप्शन नहीं रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करते क्या बोला, देखो, अ सम ऑफ ₹8400 अमाउंट्स टू ₹11,046 एट 8.75% पर annum simple interest in certain time. What is the simple interest on the sum
9600 एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। देखो इस पूरे सवाल में हमें जो है, देखो जैसे हम बोलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT बटे 100 होता है, ये फॉर्मूला है ना। तो हमें क्या बोला गया है कि एक पर्टिकुलर सम है जिसपे 8400 रुपीज जो है कोई पैसा है जो किसी से उधार लिया गया होगा 8.75% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है वो 11,046 रुपए हो गए, ठीक है। तो उसी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से और उतने ही टाइम पीरियड के लिए 9,600 रुपीज जो है कितना सिंपल इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, सवाल है। इस सवाल में अगर आप देख रहे हो तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में तुमको एक चीज कॉमन दिख रही है, वो है रेट और टाइम। रेट और टाइम क्या है, कांस्टेंट है। अगर रेट और टाइम कांस्टेंट है मतलब y डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल है। मतलब प्रिंसिपल का रेशियो अगर x इज टू y होगा तो सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो क्या हो जाएगा, x इज टू y होगा। बोलो बच्चा लोग जल्दी समझा कि नहीं है? ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल है 8400, है ना। पहले केस में प्रिंसिपल है 8400 और दूसरे केस में जो प्रिंसिपल है, पहले केस में और दूसरे केस में, ठीक है ना। तो दूसरे केस में जो प्रिंसिपल है वो है 9600, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है किससे कटते, हाँ मेरे हिसाब से 12 ठीक, 12 से कटेंगे। 12 7 अब यही प्रिंसिपल का रेशो और यही क्या है, SI का रेशो है 7:8, है ना। लेकिन पहले केस का ऐसा हमें पता लग सकता है 8400 को जो है अगर हम 11,046 में से क्या करें, माइनस करें। अब 11,000 में से 8400, अगर 1000 में से 8400 है तो 1600, 1600 और ये 2600, कितना होगा, 2646 हो जाएगा वैल्यू, बराबर। तो SI की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, पहले केस की 11,046 माइनस 8400, इसका वैल्यू आएगा कितना, 2646 आएगा। अब ये 7 की वैल्यू जो है 2646 है, तो 8 की वैल्यू निकालनी है। हो गया सवाल, कितना आएगा, कटना ही होगा नहीं, इसलिए तो वैल्यू सारे के सारे राउंड फिगर में है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर, 7×21 और ये फिर रहेंगे 5, ठीक है। 7×8 56, 7×6 42। ठीक है, तो ऐसा लिख लेता हूँ, देखो मैं आपके लिए आसान लगेगा। ये क्या है, 2646 जो है 7 यूनिट की वैल्यू है, मतलब डिवाइड बाय 7 करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू, इंटू 8 करूंगा तो 8 यूनिट की वैल्यू। यही हमारा क्या है, ऐसा है फॉर सेकंड केस। ठीक है, तो काटते हैं, 7×21 फिर रहेंगे कितने, 5, 7×6 42, 7×8 56, ठीक है। 8×8 64, लास्ट में 4 चाहिए, 3024। ठीक है, हुआ क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, करो इस सवाल को सॉल्व करो। क्या लिखा है देखो, a sum of rupees 5,000 divided into two parts such that the SI on the first part for 4 1 by 5 years at 6 2 by 3% per annum is double the SI on the second part for 2 3 by 4 years at 4% per annum. What is the difference between the two part? बोलो।
600 ठीक है, देखो 600 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा। देखो, अ सम ऑफ रुपीज 5000 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मतलब 5000 को जो है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सच दैट द एसआई ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 1/5 ईयर्स। 4 1/5 ईयर्स मतलब कितना होता है, 5 का 5 24 और 21 मतलब 21/5 साल। ठीक है, एट कितना इंटरेस्ट, एट 6/2/3%। 6/2/3% मतलब क्या होता है, 6/2/3% मतलब होता है 1/15। ठीक है, 1/15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, अगर हमने दो पार्ट को डिवाइड किया, मतलब 5000 को दो पार्ट में डिवाइड किया, इसमें से पहले पार्ट को, ठीक है, 21/5 ईयर्स के लिए, ठीक है, 6/3% के हिसाब से रखा, तो उसके ऊपर जो हमें ऐसा मिलता है वो डबल है किसके, सेकंड पार्ट के। ठीक है, जहां पे हम वो पैसा रखने वाले हैं कितने समय के लिए, 4 टू 8 कितना होता है, 11/4 साल के लिए। ठीक है, और कितने के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 4% पर एनम, मतलब 1/25 के हिसाब से। तो आपको डिफरेंस बताना है दो पार्ट का, बहुत ही आसान सवाल है। देखो, डिफरेंस बताना है दो पार्ट का, इसलिए मैं बोलूंगा कि पहले पार्ट को हमने एक्स रुपीज में कन्वर्ट किया और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं वाई रुपीज। मतलब 5000 जो है, ठीक है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक पार्ट है एक्स रुपीज और दूसरा पार्ट है वाई रुपीज। अब जो एक्स रुपीज है, ठीक है, वो अपने आप में क्या है, एक प्रिंसिपल का काम करेगा इस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए। और ये जो वाई रुपीज है, ये अपने आप में क्या करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा सेकंड केस के लिए। मतलब 5000 तुमने जब दो पार्ट में डिवाइड किए, तो पहला पार्ट मतलब एक्स रुपीज तुमने डाला, कहाँ पे डाला, किसी बैंक में डाला, कितने के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 1/15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कितने समय के लिए, तो 21/5 साल के लिए। और तुमने जो दूसरा पार्ट है वो क्या किया, ठीक है, 1/25 के रेट ऑफ इंटरेस्ट से डाला, कितने समय के लिए डाला, 11/4 के हिसाब से। तो इसके थ्रू जो तुमको एसआई मिलता है, ठीक है, वो डबल है किसके एसआई के, ये सेकंड वाले के एसआई के क्या है, डबल है, ऐसा बोला गया है। तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को, तो कुछ नहीं करना है, इसका एसआई क्या होता है, PRT/100, तो x इंटू आर 1/15 इंटू टी क्या है 21/5 इज इक्वल टू क्या है, डबल 2 टाइम्स ऑफ क्या है, y इंटू 1/25 इंटू 11/4। ये क्या किया मैंने, पहले साल का जो एसआई है, ठीक है, वो क्या है, डबल है दूसरे साल के एसआई से। दूसरे साल पहला जो एसआई है वो दूसरे केस के एसआई से क्या है, डबल है, बस उसको ऐसा लिखा। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं, ये सब एक्स्ट्रा पार्ट है, सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है अगर आप अच्छे से अगर क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो। ठीक है, अब सभी बच्चे को समझाना है करके लिखना पड़ता है मुझे। तो अगर हम अच्छे से देखते हैं, तो देखो ये 5 3 5 15 और ये 3 7 21। अगर आप देखते हो 5 5 25 और ये 25 गेट कैंसिल, ये 2 2 कितना होता है, 4। ठीक है, इस तरह से जो है सवाल दिख रहा है मुझे। तो टोटल कितना दिख रहा है, x/y इज इक्वल टू दिख रहा है 11/14। मतलब x और y दोनों का एडिशन हमको पता है कितना है, 11/14। मतलब इन दोनों का एडिशन कितना हो गया, 11 और 14 कितना होता है, 25। मतलब 25 किलो हमको पता है 5000 रुपए है। और हमें पूछा क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब 3 यूनिट किलो हमको पूछी है। तो कितना होगा, 25 का 2 गुना मतलब ही 3 का 2 गुना 6 मतलब 600। 2 गुना मतलब ही वही 200 2000 जो भी होगा। समझे क्या हो तो सब लोगों को, किसी को कुछ पे डाउट है सवाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर ये सवाल सॉल्व कर। ये कितना है क्या, 3/4/5 की 34/5 मेरे को भी नहीं समझ आया। ठीक है, इसको 3/4/5 ले लो। 3/4/5 लेके सॉल्व करो तभी आंसर आएगा शायद। A sum of rupees 10,500 amounts to rupees 13,825 in 3/4/5 years at the certain rate percent per annum simple interest.
10,500 रुपये को अगर आप बैंक में डालोगे 3, 4, 5 ईयर्स के हिसाब से, तो कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 13,825 रुपये हो जाएगा. What will be the simple interest on the same sum for the 5 years at double the rate of interest? Okay. तो उसी पैसे पे अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल करते हैं, लेकिन अगर समय की लिमिट बढ़ा देते हैं, अगर 5 साल कर देते हैं, तो हमको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना जनरेट होगा. इस सवाल में देखो प्रिंसिपल नाम की चीज कांस्टेंट है. कर जल्दी जल्दी सॉल्व करो. प्रिंसिपल देखो दोनों केस में जो है सेम सेम है. पहले केस में प्रिंसिपल 10,500 है, दूसरे केस में भी. करो. बोलो मैं सॉल्व करूं. 875 आ रहा है. ओके 8750 क्या बात है, बहुत बढ़िया. ठीक है, 2-3 लोगों का आंसर आया, मतलब मैच हो गया होगा आंसर. ठीक है, चलो ट्राई करते हैं हम लोग इस सवाल को. देखो डिफरेंट डिफरेंट वे से आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को. ठीक है, अब पहली बात है कि सवाल को सॉल्व करते समय लॉजिक क्या लगेगा. देखो इस सवाल में सॉल्व करते समय हम ये बोलेंगे कि एसआई का वैल्यू अगर पीआरटी बटे 100 है ना. अगर प्रिंसिपल नाम की चीज अगर कांस्टेंट है तो एसआई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरटी है. मतलब एसआई का वैल्यू अगर x/y है, एसआई का रेशो, तो आर और टी का रेशो क्या आ जाएगा, x/y आ जाएगा कि नहीं. ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि हमको एसआई का तो रेशो नहीं पता, लेकिन हम आर और टी का रेशो तो बना ही सकते हैं. तो पहले केस का रेट और टाइम का रेशो, ठीक है, और सेकंड केस के रेट और टाइम के रेशो से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेट करेंगे. अब ये जो रेशो है ये हमें किसका रेशो देगा, अल्टीमेटली एसआई का रेशो देगा. और एसआई कहाँ से मिलेगा, तो इन दोनों के बीच में जो गैप जनरेट हुआ है यहाँ से एक एसआई मिलेगा. तो दूसरा वाला एसआई इधर से मिल जाएगा. हो गया सवाल खत्म. सवाल यहीं पे खत्म हो गया है बच्चों. तो क्या है, आर कितना है. तो पहले केस में आर कितना है तो वही तो नहीं पता, इसलिए आर लिखेंगे. दूसरे केस में कितना है टाइम, सॉरी पहले केस में टाइम कितना, 3×5=15, 15 और 4 कितना 19, मतलब 19/5 लिखेंगे इज इक्वल टू. अब देखिए यहाँ पे लिखे तो डबल द अर्लियर रेट, मतलब दूसरे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ आर है इनटू टाइम पीरियड कितना है 5 साल है. बहुत बढ़िया. ठीक है, तो सवाल देखो यहीं पे खत्म हो गया. आर से आर गेट कैंसल, तो इज इक्वल टू नहीं सॉरी रेशियो. ठीक है, तो आर से आर गेट कैंसल, तो कितना हो जाएगा 5×20 और कितना 19/50 ऐसा कुछ भी आएगा. अब इन दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट हुई है ना, उसी को हमने बोला है पहला वाला ऐसा है. तो इन दोनों के बीच में जो गैप हुई है पहला वाला ऐसा है. तो पहली बात तो ये है कि ये सवाल का आंसर नहीं है, ये भी सवाल का आंसर नहीं है, ये भी सवाल का आंसर नहीं है, यही आंसर है. क्यों, क्योंकि आंसर जो है 5 का मल्टीपल या 50 का मल्टीपल होना चाहिए. तो 50 का मल्टीपल इनमें से एक भी नहीं है, बस यही एक ऑप्शन है जो 50 का मल्टीपल है. यही तो आंसर है सवाल का. डायरेक्ट डायरेक्ट अगर बिना पेन के सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, ऑप्शन से उठा के. अब इसको बिना ऑप्शन से उठाए सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, तो 10,500 और 13,825 की गैप करेंगे. तो 825 में जो है ना 325 छोड़ो, मतलब वो 13,500 हो गया वो. अब 10,500 और 13,500, 500 फेंक दो. अब 10,000 और 13,000 में कितना गैप है, 4,000 का गैप है, बरोबर है. तो 4,325 हो जाएगा मेरे हिसाब से, बरोबर है. कह रहे ऐसा है 4,325 आएगा, ऐसा है, बरोबर है क्या, जिन्होंने भी आंसर निकाला. यार गलती क्यों होती है मेरे हाथ से. अच्छा हाँ ठीक है, 10 और 13 में 3 का ही गैप है ना, सॉरी 3,325 हो रहा है. ठीक है, 3,325. अब 19 का मल्टीपल 3,325 है, तो 50 की वैल्यू क्या होगी, सवाल सिंपल है. ठीक है, तो 19 के हिसाब से करेंगे तो 19 1 19. ठीक है, तो 19 और कितना, ये 4, 14 का गैप है.
142। ठीक है, तो 19 on the 19 तो आई थिंक 14 का गैप है तो 142 आ जाएगा। तो 19 का 9 टाइम्स होता है 170 और 19 का 8 टाइम्स होता है, कितने बार आ रहा है ये? 19 का 7 टाइम्स होता है 133। ओके, 19 का 7 टाइम्स 133, 133 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 9, 19 5 का, ठीक है 175 आता, इंटू 175 करेंगे, 17 बचा 85 आणि 5 बचा 25, ठीक है 875 0 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, नहीं रहता आईबीपीएस के एग्जाम में कैलकुलेटर पर कुछ नहीं रहता। बैंकिंग के एग्जाम में कैलकुलेटर चाहिए नहीं, इंसान ही कैलकुलेटर है बैंकिंग के एग्जाम का। उसको खुद को इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि उसको कैलकुलेटर से आंसर नहीं आता, लेकिन उसके दिमाग से आंसर आता है बैंकिंग प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत ज्यादा थक हुए आज, आंखें लाल लाल हो गई। आगे बढ़े। ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करते, क्या करते, ठीक है उसके बारे में भी मैं जो है डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा लास्ट क्लास में, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करो इस सवाल को करो। देखो 3 दिन सिंपल इंटरेस्ट चलेगा, कल का, आज का और कल का। उसके बाद 5 दिन कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा, तो 5 और 3 8 दिन हो जाएंगे। अब तुम ये मत समझो कि सिलेबस डिले हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं मानता हूँ दिवाली के बाद थोड़ा सा 10-15 दिन का बराबर प्रॉपरली शेड्यूल नहीं बना, लेकिन टॉपिक भी उतने बड़े हैं जो मैं पिकअप कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अभी मैंने पिक किया कि इसको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, एक ही टॉपिक है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन इसके सवाल इतने ज्यादा अपन कवर करने वाले हैं कि दोनों मिलके टोटल जो है 120 क्वेश्चन बनाएंगे टोटल, नियर अबाउट 100 क्वेश्चन तो बना लेंगे दो टॉपिक मिलके। 25 को 2000। तो इसलिए जो है आप सिलेबस की चिंता ना करें, आप चुपचाप घर में बैठ के पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करके भी कहाँ जाने वालों। ठीक है, हुआ क्या बोलो, जल्दी हुआ। बहुत ही आसान सवाल है, क्या है ये 10.5 और 10 84 84 21 14 84 4000 2000 सवाल का उससे भी आंसर आता है मेरे हिसाब से, बरोबर है क्या? ठीक है, कैसा है देखो, मेरी बात सुनो अच्छे से। ठीक है, इस सवाल को हम पढ़ेंगे और एक कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, देखो, a certain sum of money is given at a certain rate of interest for 8 years। ठीक है, कुछ पैसा जो है एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 साल के लिए कहीं पे दिया गया है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 10.5% मोर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% ज्यादा होता तो उस टाइम में हमको 21 रुपए ज्यादा मिलते एज अ इंटरेस्ट। देन फाइंड द प्रिंसिपल, तो हमें बताना है कि कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया। तो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो, अगर मैं मान के चलो कि फॉर एग्जांपल 100 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉर एग्जांपल है 10%, बराबर है। अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10% और समय चल रहा है भाई 4 साल का, 4 साल के लिए। अब इस हिसाब से मैं एसआई कितना कमा लूंगा, तो मैं इस हिसाब से एसआई कमा लूंगा 40 रुपए। तो मेरे पास अमाउंट कितनी जमा हो जाएंगी? 140 रुपए। अगर किसी ने बोला कि भैया तुमको गलती से जो है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लगाया, एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% का था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2% एक्स्ट्रा से बढ़ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% एक्स्ट्रा से बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% एक्स्ट्रा से बढ़ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो गया। और समय जो है कितना है, अभी भी 4 साल ही है, तो समय हम अभी भी 4 साल ही लेते हैं। लेकिन अभी वही 12
परसेंट के हिसाब से 4 साल का जो आपका टाइम पीरियड है उस पे ऐसा कितना लगेगा, तो उस पे ऐसा लगेगा 148 रुपीज, सॉरी कितना 48 रुपीज लगेगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का 12% 12 रुपीज होता है, और ऐसा 4 साल मिलेगा तो 48 रुपीज मिलेगा, तो ऐसा हो गया 48 रुपीज। तो पहले आपको ऐसा कितना मिलता था, तो पहले आपको ऐसा मिलता था 40 रुपए, लेकिन अब कितना मिलता है, अब मिलता है 48, मतलब ऐसा ही कितने से बढ़ा, आपका 8 रुपीज से बढ़ रहा है। मतलब अगर आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह अगर मैं 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता, तो आपका 8% जो है एक्स्ट्रा का इंक्रीमेंट होता। मतलब मैं यहाँ पे वही बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से बढ़ाता, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, मतलब ही तुम्हारा 8% से बढ़ता कि नहीं इंटरेस्ट, और 100 रुपए का 8% मतलब ही 8 रुपए से बढ़ता है इंटरेस्ट। तो ये जो 8 रुपए मैंने निकाल के बताया इन दोनों का डिफरेंस, तो इसमें जो ग्रीन लाइन में जो चीजें लिखी है ये गिवन नहीं है, ठीक है, और सवाल में गिवन है नीचे वाली वैल्यू। समझ रहा है क्या बच्चों? सवाल में गिवन है ये वाला, बस इसी का यूज करके जो है सवाल को खत्म करना है। समझ रहा है कि सभी बच्चों को समझ रहा है कि सवाल देखो, आपको जो भी पहले पैसा मिलता था वो मिलता था, लेकिन तुमने थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया 8 साल के लिए, तो तुमको पैसा ज्यादा मिलना चालू हो गया। तो वो ज्यादा कितना मिला वो भी पता है, तो वो ज्यादा क्यों मिल रहा है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है ये 10.5% जो एक्स्ट्रा का मिल रहा है, कितने साल तक, 8 साल तक। तो हो गया सवाल, यहीं पे खत्म हो गया ना, कंसेप्ट रही क्या है सवाल का। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल हम डायरेक्ट बोलेंगे कि भैया अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% ज्यादा मिलता है कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, बराबर है 8 साल के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, हमें ऐसा एक्स्ट्रा मिलेगा, कितना मिलेगा 10.5 इंटू 8, तो 10.5 इंटू 8 मतलब कितना होता है 80, यानी कि 484, तो 84% मिलेगा। और इस 84% के सवाल में 21 रुपए की वन है, प्रिंसिपल मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस तरह से आएगा शायद, बराबर है, सवाल बराबर है कि नहीं बता यहाँ तक। हाँ, तो अभी करेंगे कितना होता है 2184, मतलब 4% की वैल्यू 100 रुपए है ना, 4% की वैल्यू 100 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसका हमें 25 से गुना करो तो 4 और 25, मतलब इसको 25 से मल्टीप्लाई करो तो 2500 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा छोटा सा बच्चा का सवाल, आगे बढ़े। बताओ उसी टाइप का सवाल है, बिना पेन के निकलने वाले सवाल है रे, ऐसे तुम्हारे हाथ से आ जाएंगे। कितने होते 7.5 गुणिला 6 म्हणजे 15×5 40, किसका 45 टाइम्स 32 का, 32 का 45 टाइम्स मतलब 16 का 9 गुना 1444, लास्ट में गलत हुआ। बताओ आंसर बताओ। ये ऑप्शन आंसर है 6752। देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखो सवाल को डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते देखो,
कितने का एक्स्ट्रा का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% का, कितने साल का, 6 साल का। तो 7.5 इंटू 6 करोगे मतलब ही बेटा 7.5 का डबल 15, 15 इंटू 0 मतलब कितना होता है 45% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला। और 45% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है 32 पे, तो मतलब 32 इंटू 45 होगा। 32 इंटू 45 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 90, 16 इंटू 90 16 का 9 गुना होता है 144, उसके सामने 0। अब ये जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 5312 इसमें 1440, ये 2 4 और 1 5 3 और 4 7 और ये 6, आंसर 6752। ठीक है, तो एग्जाम में जाते हैं तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवालों को जैसे मैंने अभी सॉल्व करके बताया, तो आपको सबको समझना चाहिए, करके हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे सवालों को। ठीक है, अब देखो आंसर 6752 आ गया। अब कैसे आया हम उसके डिस्कशन करते हैं, कैसे आया देखो। अब मुझे बताओ कोई चीज 3200 थी, ठीक है, तो वो कितनी हो गई 5325, मतलब 3200 रुपए थे तो वो कितने हो गए 5312, इतने रुपीस हो गए। हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये भी एक अमाउंट ही है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें बस ये बोला गया है कि ये जो चीजें हुई है कितने साल में हुई 6 साल में, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पुराने के जगह कितना एक्स्ट्रा होता 7.5%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7.5% एक्स्ट्रा होता, बढ़ता कितने साल में 6 साल का, अगर एक्स्ट्रा 7.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 6 साल पैसा मिलता, तो आपका ऐसा परसेंटेज भी तो बढ़ जाता ना। कितने से बढ़ता 7.5 इंटू 6 मतलब कितना 45% से एक्स्ट्रा बढ़ता। मतलब आप जो पहले यहाँ पे एसआई कमा रहे हो, इन दोनों के बीच का जो भी गैप है, आप यहाँ पे जो एसआई कमा रहे हो वो तो मिलने वाला है, लेकिन साथ में और कितना मिलेगा 45%। तो ये जो एसआई मिलेगा आपको 45%, ये किसका मिलेगा, तो ये 45% ऑफ व्हाट, तो ये है 3200 रुपए का 45%। समझ रहा है कि नहीं। तो 32 रुपए का 45 मतलब 45 इंटू 32, 45 इंटू 32 मतलब होता है 90 इंटू 16, 32 का आधा किया 45 का डबल किया, तो इसका वैल्यू होता है 1440। मतलब आप ऐसा जो एक्स्ट्रा का कमा रहे हो, ये जो एक्स्ट्रा का ऐसा कमा रहे हो वो कमा रहे हो 1440। अब वो 1440 आप यहाँ पे लगा दो, 2 4 और 1 5 7 6, मतलब आप कितना अमाउंट नया वाला बनाओगे। बोलो समझा गया, बोलो। बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है, आगे के सवाल और अच्छे रहने वाले। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करो, उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, दिमाग चलाओ अपना खुद का। बताइए सवाल का आंसर बताओ जल्दी। कोई बता के गया भी होगा तो समझ नहीं आता, इसमें सी ऑप्शन आ रहा है। ओके, इसमें ऑप्शन का क्या है एक्स्ट्रा 1120। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक करते, बड़ा सवाल है ये, आप सब लोग जो है फोकस के साथ देखिए। ₹8800 becomes ₹12,000 at certain rate of interest in 4 years। कोई पैसा 8800 है तो वो हो जाता है 12,000 रुपए। ठीक है, और ये सब हो रहा है 4 साल में। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल में ऐसी चीजें हो रही है।
ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3% एक्स्ट्रा का लेते हैं, ठीक है, देन फाइंड द अमाउंट एट एंड ऑफ 7। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7 ईयर, तो हमें बताना है 7 ईयर्स में। ठीक है, देखो अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% एक्स्ट्रा लिया तो 7 साल बाद अमाउंट कितने का होगा, तो 7 साल बाद अमाउंट कितने का होगा ये पता करने के लिए हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे ही 7 साल बाद कितना अमाउंट होता पहले, क्योंकि यहाँ पे 7 साल बाद कितना अमाउंट होता, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया यहाँ पे, अगर यहाँ पे तुमने अमाउंट जैसे 12,000 हुआ है तो 8800 12,000 हुआ 4 साल में, तो ये पैसा 7 साल में कितना होता पहले ये निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, और जो भी निकलेगा उसमें ये वाला वैल्यू जो है इसका जो भी परसेंटेज बनेगा, ऐसा परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना बनता है 7×21, ये 21% ऑफ वॉट, तो ये बनता है 8800, तो ये होता है 21 × 88, तो यहाँ पे इनका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे और फिर हमारा आएगा फाइनल आंसर। ये समझा क्या बच्चों, आप लोगों को बताओ पहले। अब यहाँ पे 7 साल का ऐड नहीं करना है, ये एक्चुअली ये ऐसा 7 साल है, 12 साल 12,000 जो है 4 साल में हो चुका है, अब यहाँ पे 3 साल का एक्स्ट्रा देखेंगे तो डायरेक्ट 7 साल का हो जाएगा टोटल। ठीक है, इस तरह से। अब मुझे बताओ 8800 रुपीज अगर 12,000 रुपए हो रहे हैं तो 1200 रुपये कितना, 2,000 मतलब मतलब 3200, मतलब हमारा ऐसा है जो मिल रहा है हमें वो कितना मिल रहा है 3200 रुपये मिल रहा है, कितने साल में, 4 साल में। अगर आपका ऐसा है 3200 4 साल में है तो एक साल में कितना है, तो एक साल में है 800 रुपये। अगर आप एक साल में 800 रुपये है तो 7 साल में कितना है, तो 8×7 56, तो 5600 रुपये है ना। मतलब आपका जो ऐसा है, ठीक है, वो क्या है 5600 रुपये है 7 साल में। अब कितने, 8800 पे, अगर 8800 पे 8800 पे 7 साल में जो है आप ऐसा कमाते हो 5600 इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, लेकिन साथ में आपका ये भी तो बन रहा है ना। ठीक है, ये भी तो एक्स्ट्रा का बन रहा है, तो इसको भी तो 7 साल के हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आता है ये 21 × 88 कितना आता है, 8×2 = 16, 8×1 = 8, मतलब आएगा वंस, ठीक है, 81848, तो 1848 आ रहा है। ठीक है, आपके ऊपर भी हो सकता है, तो प्लस करेंगे 1848, तो ये वाला है एक्स्ट्रा का 7 साल में, और ये है उसी चीज का 7 साल में, और ये है हमारा प्रिंसिपल। इन सब का एडिशन मतलब ही नया वाला अमाउंट होता, तो कितना आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 8 और 16, 16 और 6 जो है 22, 22 के 2 कैरी 1। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा 16248। ठीक है, समझा कि ये 7 साल का ही क्यों निकाला, ये 5600 7 साल क्यों निकाले, समझा कि सबको। ठीक है, करो ये सॉल्व करो।
क्या लिखा है देखो, a sum of rupees 15600 is invested into two part in such a way that the first part at 19% per annum simple interest and the second part at 31% per annum simple interest. If the total interest received from 2 years, ठीक है, is rupees 7.88, then find the sum invested at 19% simple interest. बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका एक नॉर्मल है और दूसरा तरीका है, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला कंसेप्ट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 15600 रुपीज जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 15600 रुपीज जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट को मैं मानता हूँ x और दूसरे पार्ट को मानता हूँ मैं 15600 माइनस x। ठीक है, ऐसा मान के चलता हूँ। मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हमको जो है ना सम बताना है। पिछले बार इसी टाइप का सवाल था तो उसमें मैंने y माना था क्योंकि उसमें हमें डिफरेंस बताना था। ठीक है, तो पहला जो पैसा है, ठीक है, वो हमने इन्वेस्ट किया कितने के हिसाब से, 19% के हिसाब से, और दूसरा पैसा जो इन्वेस्ट किया वो 31% के हिसाब से। तो हमने जो पहला पैसा इन्वेस्ट किया वो 19% के हिसाब से किया और दूसरा पैसा इन्वेस्ट किया 31% के हिसाब से। ठीक है, और कितने कितने साल के लिए, 2-2 साल के लिए दोनों पैसा, बराबर है। तो इससे जो हमें एसआई मिल रहा है तो वो मिल रहा है कितना, 19 दूनी 38, मतलब ये एसआई मिल रहा है 38% ऑफ एक्स, बराबर है। और यहाँ से जो एसआई मिल रहा है वो 32 दूनी कितना, 64, एक तो दूनी कितना रे, 62, तो 62% ऑफ व्हाट, 15600 माइनस एक्स, ये हमें मिल रहा है, ये वाला एसआई, ये है एसआई। ठीक है, ये पहले इसका और ये दूसरे इसका एसआई। लेकिन हमको टोटल एसआई कितना मिला है, दोनों का मिला के 7488, मतलब इन दोनों का जो एडिशन है ये बराबर है 7488 के। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करके तुम x की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा सॉल्व करते समय आपका जो है टाइम पास बहुत ज्यादा होगा और कैलकुलेशन भी बढ़ेगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो उसको इजी करने के लिए एलिगेशन कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो एलिगेशन में अभी तक पढ़ा है नहीं आपको, शायद जिन्होंने मेरे फ्री लेक्चर्स देखे होंगे स्टार्टिंग में, तो मैं वहां पे एलिगेशन पढ़ा चुका था, तो उनको थोड़ा सा बहुत पता होगा। लेकिन जिनको नहीं पता होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा चीजों को समझ ले। एलिगेशन क्या होता है कि हम जो चीजें होती है, ठीक है, उसको मिक्स करके जो हमें वैल्यू मिलती है, तो वो दो चीजें जिसको हम मिक्स कर रहे हैं उसका वो रेशियो बताने का काम करते हैं। यहाँ पे आपको इजीली समझ जाएगा। देखो पहले बताओ, ये वाला कंसेप्ट समझने के बताओ आपको डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है, इस कंसेप्ट से आप आंसर निकाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 62% 150 का निकालना कोई इतना आसान नहीं है, इसलिए सवाल जो है इसमें थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये कंसेप्ट। ठीक है, तो इसको आसान करने का तरीका देखो, एलिगेशन क्या बोलता है कि इस कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, जैसे मान के चलो जैसे रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं R%, हम लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं SI परसेंटेज, बाद में SI परसेंट बोलेंगे इसको हम। ठीक है, तो ये जो रेट और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये किस पे काउंट किया था, ये काउंट किया था प्रिंसिपल पे। ठीक है, काउंट किया था प्रिंसिपल पे। अगर मुझे एक साल का रेट निकालना है, ठीक है, अगर मान के चलो मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ 100 रुपए के ऊपर एक साल में, अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ 100 रुपए के ऊपर एक साल में, मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10/100 है। मतलब मैं काउंट किस पे कर रहा हूँ, रेट प्रिंसिपल पे। मैं रेट किसका लेता हूँ, प्रिंसिपल का। सिंपल इंटरेस्ट भी किस पे मिलता है, प्रिंसिपल का। इसका मतलब इनका प्रिंसिपल ही जो क्या है रेट और सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या है, 100% है। तो यहाँ पे जो है ना एलिगेशन में हम इसमें एक तो सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके भी आंसर बना सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू लेके भी आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन को मैं डीप में नहीं समझा सकता यहाँ पे, बस आप चीजों को समझ लीजिए होता कैसे ये सॉल्व। देखो डीप में समझाते बैठेंगे तो ये लेक्चर यहाँ पे और एक्सटेंड हो जाएगा, तो देखो थोड़ा सा शॉर्टकट में घुमा देते हैं आप लोगों को। देखो अभी क्या किया, 15600 रुपीज, 15600 रुपीज, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है x और दूसरा पार्ट हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल y। तो ये दोनों पार्ट में जो पहला पार्ट है वो 19% पर एनम के हिसाब से जो है रखा गया। तो पहला पार्ट जो है 19% पर एनम के हिसाब से रखा गया, और दूसरा पार्ट जो है वो कितने के हिसाब से रखा गया, 31% पर एनम के हिसाब से रखा गया। अब ये दोनों पार्ट
का मिला के जो मुझे एसआई मिल रहा है वो मिल रहा है 7488। अभी जो एसआई तुमको मिलता है वो एक्चुअली किसके ऊपर मिलता है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उसके ऊपर। तो इससे मैं एसआई की वैल्यू निकाल लूंगा 2 साल की, है ना, तो परसेंटेज में निकल जाएगी। तो 7488 बटे 156, ठीक है, 00 इंटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि इससे मुझे जो है एस आई फॉर 2 ईयर्स मिल जाएगा परसेंटेज में। तो इसको कैलकुलेशन में आते हैं 00 गेट कैंसल, ठीक है ना। तो अगर आप इसको अच्छे से देखते हो तो ये दोनों के दोनों जो है 156 जो है 12 से कटता है, और 7 और 4 ऊपर का नंबर भी 12 से कटता है, ठीक है। तो 12 से काट के देखते हैं, तो 156 12 से 13 बार कटेगा, और ये बघा 12 छक्का 72, फिर 28, 12 दूनी 24, और 12 चौ 48, और एक बार कटेगा इस तरह से, ठीक है। और ये कितना, ये 13 से भी कटता है, देखो 13 चौ 52 और 13 8 104, मतलब 48 बार कटेगा। मतलब ऐसा जो है 48% आ रहा है 2 साल में। मेरी बात सुनो अच्छे से, कंफ्यूज होगा तो मैं रिपीट करूंगा। ऐसा परसेंटेज जो है 2 साल में 48, तो इस हिसाब से एसआई फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, तो एसआई फॉर 1 ईयर हो जाएगा 24%। अगर ऐसा 1 साल का 24%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही 24% है, बराबर है। देखो मतलब पहले साल अगर आपने एक्स वैल्यूज अगर 19% के हिसाब से रखी और वाई वैल्यू 31% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से रखा, तो जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, आपको जो पैसा मिलता है उसका जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 24%, ठीक है। तो इन दोनों का जो है डिफरेंस ले लो, 19 में से 24 गए तो रहते हैं 5, और 31 में से 24 गए तो रहते हैं कितना, 7। तो इन दोनों का जो एडिशन है यही एक्चुअली एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 7 और 5 मतलब कहता है 12, और 12 की वैल्यू हमको सवाल में गिवन है 15600, मतलब 12 का 13 गुना होता है 1300 टाइम। तो हमको क्या पूछा है, सम इन्वेस्टेड है 19%, तो 19% पे क्या इन्वेस्ट किया, एक्स, एक्स मतलब 7, तो 13 7 91, मतलब 9100 इस सवाल का आंसर है क्या है। अब बताओ समझा कि नहीं। एलिगेशन के कंसेप्ट में मैंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके ही सवाल को सॉल्व किया। देखो पहले साल पहले वाले प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 19% है, दूसरे वाले प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 31% है। अब जो मिक्स में पैसा बना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के देखा तो वो 24% है। मतलब मिक्सर एलिगेशन में क्या होता है कि दो चीजों का मिक्सचर पकड़ा जाता है, पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट 19%, दूसरे का 13%, दोनों का मिक्स करके हमने जो पैसा कमाया, दोनों का जो भी ओवरऑल पैसा आया उसके थ्रू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हुआ वो जो 24% है। तो इस तरह से हम जो है रेशियो निकाल सकते हैं। अब लिया वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट का, लिया वैल्यू किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, लिया वैल्यू किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, लेकिन रेशियो किसका आया, तो रेशियो आया प्रिंसिपल का, रेशियो आया प्रिंसिपल का। ये प्रिंसिपल का रेशियो क्यों आता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना कहीं ना कहीं प्रिंसिपल के ऊपर ही डिपेंडेंट है, मतलब जिसका डिनोमिनेटर होता है उसी का रेशियो आता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है, इसलिए प्रिंसिपल हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिनोमिनेटर में होता है ना। 100 रुपए पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है उसी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते। तुम बोलते 19% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब 100 रुपए पे तुमको 19 रुपए देना है ना। तो नीचे में हमेशा प्रिंसिपल होता है, तो जो नीचे में होता है ना किसी भी फॉर्मूले के, उसी का ये रेशियो देता है एलिगेशन कंसेप्ट। अब समझा होगा आई होप तुम लोगों को। अरुण ने जो है 20,000 रुपए जो है उधार दिए अपने दो फ्रेंड को। उसने 12,000 रुपए पहले फ्रेंड को दिया 8% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे, और दूसरे फ्रेंड को जो है कितना दिया पता नहीं, लेकिन अरुण वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन होल ट्रांजेक्शन। अरुण चाहता है कि उसको 10% का प्रॉफिट हो पूरे ट्रांजेक्शन पे। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट एट विच ही शुड लेंड द रिमेनिंग मनी, ठीक है, टू द सेकंड फ्रेंड। ओके, और उनके पास 20,000 रुपए है, उसमें से उसने 12,000 रुपए एक फ्रेंड को दिए 8% के हिसाब से, जबकि दूसरे फ्रेंड को कितने दिए वो तो हम निकल ही लेंगे, 8,000 दिए होंगे। अब कितने के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिए हमको ये नहीं मालूम, लेकिन अरुण चाहता है कि उसको 10% का जो है प्रॉफिट हो, 10% का प्रॉफिट हो, मतलब ही उसका ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का बने। तो हमें यह बताना है कि कितने परसेंट के हिसाब से पैसा दिए। बोलो रे बाकी लोग जो एलिगेशन पढ़ चुके हैं। इतना आसान सवाल नहीं आता तुम लोगों को। 13% इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया।
ठीक है 30% इस सवाल का जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है 30% आता कैसे देखो, अभी मैंने क्या समझाया, जो भी रेट है उसका यूज करके हम किसका रेशो बना सकते हैं, प्रिंसिपल का, है ना। अब पहले फ्रेंड को कितने दिए, 20,000 में से 12,000, मतलब पहले फ्रेंड को जो है 20,000 में से, ठीक है 12,000 पहले फ्रेंड को दिए। अब दूसरे फ्रेंड को कितने दिए, तो दूसरे फ्रेंड को बाय डिफॉल्ट 8,000 रुपए दिए होंगे। पहले फ्रेंड को कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, दूसरे फ्रेंड को पता नहीं 8% होगा, लेकिन दोनों का जो पहले फ्रेंड को दिया 8% के हिसाब से, दूसरे फ्रेंड को दिया 8% के हिसाब से, और दोनों का मिला के जो है वो चाहता है 10% का इंटरेस्ट बने। तो मैंने तुमको क्या बताया कि यहाँ पे जो रेशो मिलता है वो रेशो मिलता है प्रिंसिपल्स का। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का रेशो क्या है, 12 और 8,000, 4 तिरिक 12 और 4 दूने 8, मतलब रेशो जो मिला वो कितना आया, 3:2 का, बराबर है 3:2 का रेशो आया। अब ये जो 3:2 का रेशो आया, तो इसमें देखो आप इन दोनों में से जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे लिखते हैं हम। देखो 8 में से 2 गए तो कितने रहते, 2, मतलब 2 की वैल्यू ही 2 है सवाल में। देखो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू एक्चुअली में कितनी है, 2 के बराबर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 3 के हिसाब से। अगर 8 में और 10 में 2 का गैप है, तो 10 में और 3 में 7 का गैप है, ऐसा नहीं बोलना, ये वैल्यू हमेशा बीच में रहती है। पिछला सवाल देखो, देखो एक बड़ी वैल्यू में से एक बार छोटी वैल्यू एक बार माइनस होती है, जबकि यहाँ से ये एक बार माइनस होता है, मतलब ये बीच में रहता है ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के हिसाब से देखो, अगर 8 10 से छोटा है तो ये वाला वैल्यू जो है, ठीक है 10 से बड़ा होना बहुत ही जरूरी है। तो ये 10 से बड़ा होना मतलब कितना होना चाहिए, 13% होना चाहिए। हो गया आंसर। एलिगेशन सवालों को इतना हलवा कर देता है, इतना आसान कर देता है, ठीक है, कि तुम देखते रह जाओगे एलिगेशन को। बोलो समझा सबको। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 3 सवाल है एलिगेशन के ऊपर, ये तीसरा सवाल है एलिगेशन टाइप में। बोलो जल्दी बोलो, आंसर बोलो। एक तो यहाँ पे किसने चैटिंग में क्या लिखा वो भी नहीं दिखता यार। बोलो आंसर बोलो। 1,200 रुपए। ठीक है बहुत ही आसान सवाल है यार, क्या टाइम लगाते हो तुम लोग, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बुद्धि बुद्धि चलाओ। ठीक है, यहाँ पे जो है पहले 9600 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो ठीक है भाई 9600 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट x और दूसरा पार्ट y। और पहले पार्ट को 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया, जबकि दूसरे पार्ट को लिया 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब दोनों पार्ट को 4-4 साल के लिए, लेकिन 4 साल बाद जो है कितना मिला हमको, 5088 रुपीज इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। देखो अब तुमको 4 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट जो है 5088 मिल रहा है, तो एक साल में तुमको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, एक साल में कितना मिल रहा है बताओ जल्दी से। 1272, तो 1272 मिल रहा है, 1270 रुपीज मिल रहा है ना। अगर तुमको एक साल में 1270 रुपीज मिल रहा है, तो ये एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होता है ना। कितने बार तो ये पढ़ा है मैंने। तो ये किसके ऊपर निकालेंगे, 1272 निकालेंगे हम किसके ऊपर, 9600 के ऊपर, है ना। 0 0 गेट कैंसिल, दिख के समझ रहा है, 12 से कटता, 12 8 96, 12 1 12, 12 0 0 12, 12 6 72, 12 8 96, इस तरह से आएगा।
इसको और काटूंगा तो कितना आएगा 53/8 4%। ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 53/4%। अब तुम ये सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि सर यहाँ पे 4 साल क्यों नहीं लिखते। अरे बेटा, मैं पूरा का पूरा वैल्यू जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर घुमा रहा हूँ, पूरा का पूरा सवाल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर घूम रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम पीरियड को नहीं कंसिडर कर रहे। टाइम पीरियड को यहाँ पे कंसिडर कर लिया। देखो अल्टीमेटली 4 साल में 5088 मिला, तो एक साल में कितना मिला 1272 मिला। देखो ये कैसे चल रहा है। हम 11% प्रति वर्ष के हिसाब से, ठीक है, हमने कुछ पैसा डाला, मतलब 11% पर एनम के हिसाब से हमने कुछ पैसा डाला, और बाद में हमने 15% पर हिसाब से कुछ पैसा डाला, और वो दोनों का मिला के 9600 हो रहा है। अब उसका ओवरऑल जो हमको रिसीव होता है 4 साल बाद, वो होता है कितना 5088 ओवरऑल सबका मिला के। मतलब 11% से जो हमने कमाई की, 15% से जो कमाई की, उन सबका रिसीव होता है हमको 4 साल बाद कितना टोटल 5088 रिसीव होता है। अब ये 5088 सबका रिसीव होता है, मतलब एक साल में कितना रिसीव होता है 1272। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनता 53/4। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बना 53/4%। समझ रहा है कि तुम लोगों को, नए बच्चों, कि कंफ्यूज हो रहा है? समझ रहा है कि बोलो जल्दी। ठीक ठीक, आगे बढ़ते। अब देखो, तुम जब इनका कैलकुलेशन करते हो इस तरह से माइनस माइनस करते हो, तो यहाँ पे रेशो आता है कि नहीं। अब रेशो आता, मतलब जब रेशो आता है तो रेशो को कोई भी वैल्यू लेके लाओ, कोई फर्क नहीं गिरता, बस रेशो में चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो अभी हम उसी को वही करेंगे। यहाँ पे कितना है 4, एक्स्ट्रा में नीचे में 4 है, इनका माइनस करने में डिफिकल्टी होती है, इसलिए क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से 4 गेट कैंसिल, 11 चौक 44 हो जाएगा ये, और 15 चौक कितना हो जाएगा 60, और ये है तुम्हारा 53। अब 44 में से 53 गए तो कितने रहते 6 और 7 कितना रहे 9 रहेंगे, और ये कितना रहेंगे, ये रहेंगे 7, है ना। और 7 और 9 दोनों मिला के कितने होते हैं 9600। मतलब 7 और 9 मतलब कितना 16, तो 16 का वैल्यू हमें पता है 9600 है। हमको पूछा है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कितना है 2, 2 का वैल्यू निकालना है। क्या है सवाल में, कुछ भी नहीं है, बेअटी 16 कितना आता है 800 आता है क्या, 16 छकम 96, 1200। झाला का सांगा। 600 600 क्या बोल रहे, गलत हुआ क्या आंसर। 600 600 क्या बोल रहे तुम लोग, आंसर गलत हुआ क्या। 1 यूनिट की वैल्यू 600 है ना, क्या करने का, छोड़ो आगे बढ़ते। करो, ये सवाल भी बहुत ही अच्छा है। देखो ये सवाल जो है ना एलिगेशन से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एलिगेशन जनरली 2 लोगों में लगता है, 3 में नहीं, 3 में भी लगते हैं एलिगेशन, ऐसा नहीं कि नहीं लगते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाते हैं कंसेप्चुअली। ठीक है, तो नॉर्मली भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इसको नॉर्मली सॉल्व करके देखो। बोलो।
ठीक है, देखो मैं सॉल्व करूं। ठीक है, देखो ट्राई करते हैं। एक पर्सन जो है 17,200 रुपये जो है 3 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें से पहला पार्ट 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, दूसरा पार्ट 6% के और तीसरा पार्ट 9% प्रति वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो है मतलब कहीं पे रख देता है। एट द एंड ऑफ 2 years, 2 साल खत्म होने के बाद ही गॉट द सेम इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट ऑफ द मनी। उसको हर पार्ट पे जो है सेम सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो वो मनी जो है 9% पे इन्वेस्टेड था वो कितना है, देखो 17,200 रुपये जो है इसको 3 पार्ट में उसने क्या कर दिया, डिवाइड किया। पहला पार्ट x, दूसरा पार्ट y और तीसरा पार्ट z रुपये समझ लो, 3 पार्ट में डिवाइड किया। और हर पार्ट में जो है उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रखा। पहले पार्ट में 5%, दूसरे पार्ट में 6% और तीसरे पार्ट में 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा उसने। और 2 साल जैसे ही खत्म हो गया, मतलब हर पैसा 2-2 साल के लिए रखा गया होगा। अब जैसे ही 2 साल खत्म हो गए तो उसको जो है तीनों इस पे जो है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट मिलता है। उसको जो है तीनों इस पे सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो ये 5 दूने कितना 10%, कितना 7 दूने 12% और ये कितना है 9 दूने 18%। तो पहले इस पे जो एस आई मिला वो 10% मिला, दूसरे इस पे जो एस आई मिला वो कितना मिला 12%, और तीसरे इस पे जो एस आई मिला वो कितना आया 18%। लेकिन इसने क्या बोला कि पहले इस पे जो एस आई मिलता है और दूसरे इस पे जो एस आई मिलता है और तीसरे इस पे जो एस आई मिलता है ये क्या है, सेम सेम है। मतलब ये जो पहला एस आई है वो 10% ऑफ एक्स है, दूसरा एस आई क्या है 12% ऑफ वाई है, और तीसरा एस आई क्या है 18% ऑफ जेड है। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बताओ। यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है क्या? नो, बहुत बढ़िया। तो ये होता है 2 5 * 10, 2 6 * 12, 2 9 * 18। मतलब ये 5x इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 9z हो जाएगा। और ये चीजें हमने रेशो में सॉल्व की थी, है ना। ये हमने रेशो में सॉल्व किया था इस टाइप का कैलकुलेशन। 4a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, ऐसा कुछ किया था ना। उस कंसेप्ट के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे जो है इसके इक्वल में इनका एलसीएम चिपका, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 90। ठीक है, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई किए तो 90 होते। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई किए तो 90 होते, जल्दी बोलो। 18 से, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। रेशो y को 16 छकम छा कितने 15 छक्का 9 बोलो, मतलब y की वैल्यू कितनी आएंगी 15, है ना। और z की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 10। ठीक है ना। मतलब ये जो 3 सम आपने जो इन्वेस्ट किए थे इनका जो रेशो आया वो कितना आया 18, 15, 10। मतलब इन सब का मिला के जो है कितना होता है 8 और 5 13 और ये कितना 43 समथिंग होता है। तो 43 यूनिट की वैल्यू जो है ना सवाल में गिवन है 172.00। 4 4 16 4 3 12, 400 का मल्टीपल बनता वहां पे, है ना। कितने का मल्टीपल बनता है 400 का। अगर 400 का मल्टीपल बना तो फिर z जो है वो कितना बनेगा 4,000 रुपये। और अब z का ही वैल्यू क्यों निकाला मैंने, क्योंकि हमें पूछा गया था कि 9% के हिसाब से कितना पैसा इन्वेस्ट किया। 4,000 रुपये इन्वेस्ट किया था हमने 9% के हिसाब से। बोलो बच्चा पार्टी समझा कि नहीं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है। तो ये जो सवाल है 23 नंबर का,
तुमको सवाल नहीं दिख रहा है क्या? शीट चेंज होते हुए नहीं दिख रही तुमको? हेलो हेलो हेलो, तो मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो।